भाई हमें यहाँ एक्सपो सेंटर में मिले हैं एहसन लाखानी साहब और नवीद भाई। कदीम यहूदी फिरकों की तारीख, ये पाक व हिंद की पहली किताब है जो यहूदी फिरकों को डिफाइन करती है। हमें इस कुतुब मेले में आते हुए तकरीबन कोई 15 साल हो गए। मक्तबुल मदीना का स्टॉल हो और अहमद रजा गांची ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी तो जनाब हमारी यहाँ मुलाकात हुई है जनाब अल्लामा इब्राहिम मशरफी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं अपने दूसरे व्लॉग में और आज हम यहाँ व्लॉग बना रहे हैं एक्सपो सेंटर में, कराची इंटरनेशनल बुक फेयर आलमी कुतुब मेला, जो कि 19वां बुक फेयर है, 19वां कुतुब मेला है। और इस कुतुब मेले में दुनिया भर के पब्लिशर्स को दावत दी जाती है कि जो यहाँ पर किताबों की नुमाइश में आते हैं। और ये कुतुब मेला कराची में 12 से 16 दिसंबर को, यानी कि साल 2024 में 12 से 16 दिसंबर को इनकाद पजीर होगा। आज से ये कुतुब मेला शुरू हो चुका है और आज हम यहाँ देखने आए हैं कि क्या यहाँ पर तैयारियाँ हैं और किस तरह के यहाँ पर स्टॉल्स मौजूद हैं, किताबें किस तरह की हैं, इस बार स्टॉल लगाने का तरीक़ाकार कैसा है। और माजी में भी हम यहाँ आते रहे हैं। आइए फ़िलहाल हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या एक्टिविटी है। अच्छा, यहाँ जो किताबों की नुमाइश है, इस नुमाइश में मुख्तलिफ पब्लिशर्स के स्टॉल लगते हैं और मुख्तलिफ पब्लिशर्स अपनी किताबें सेल करते हैं। इसमें एक्सपो सेंटर के 3 हॉल नंबर 1, हॉल नंबर 2 और हॉल नंबर 3। अब ये मेरे सामने जो सबसे पहले जो नज़र आता है ना, हॉल 2 है, और अगर आप वहाँ देखते हैं तो हॉल नंबर 3 है। मैं जूम करके दिखाऊं अगर नज़र आए, देखें हॉल नंबर 3 है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये हॉल नंबर 1 है। और हॉल नंबर 1 तो ये एक्सपो सेंटर है और एक्सपो सेंटर में किताबों की नुमाइश यहाँ लगी हुई है। हम देखेंगे कि किस तरह की किताबें यहाँ दस्तयाब हैं, किस तरह की यहाँ पर किताबें सेल की जाती हैं और फिर डिस्काउंट भी दिए जाते हैं। अब यहाँ पर ख़वातीन हज़रात की बड़ी तादाद मौजूद होती है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की तरफ जो है फोकस करें और किताबें हम आपको दिखाएं। अरे ये क्या, यहाँ पर भाई हमारे दोस्त मौजूद हैं, अनस भाई। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, आप बगैर इत्तिला के आप यहाँ कैसे आ गए भाई? हम तो हर साल आते हैं। ये इस तरह से आप बोलेंगे ना तो आपकी आवाज़ लोग सुन नहीं सकेंगे, तो हमारे पास एक्स्ट्रा माइक है, आप ये माइक लगा लें और फिर जो है हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। माइक लगा दीजिए। ये इस वक्त मौजूद हैं स्पेक्ट्रम पब्लिशर्स के स्टॉल पर। हाँ, ये हमारे अजीज हैं एक और जानने वाले हैं, मोहतरम जनाब शेख मदनी साहब। ये उनका इदारा स्पेक्ट्रम और स्कूल की किताबें शाया करता है और अरसा दराज से ये यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं। और कराची का ये पब्लिशर है और इसमें स्कूल की तकरीबन निसाबी कुतुब मौजूद है। मुझे इन्होंने वही शऊर वाले, जी शऊर वाले, मुझे इन्होंने जो है ना एडवर्टाइज करने के लिए नहीं कहा। बहरहाल फिर भी ये हमारे जानने वाले को मकतबा है तो हम जो है वो इनका। तो अनस भाई आप अगर आ रहे थे तो आप अगर मुझे पहले बता देते तो हम साथ ही आ जाते, हम आपकी बाइक पे आ जाते, हमारा पेट्रोल बच जाता। भाई तो नसीब की बात है। अच्छा जी, चलें ये भी अच्छा है। बंदा अकेला आता है ना तो फिर उस तरह की उसको जो है ना क्या कहेंगे, गैदरिंग नहीं मिल पाती। एक दोस्त साथ होता है और फिर जो है ना दोस्त भी ऐसा जो किताबों का शौकीन हो, तो जिसके पास कमरे भर के हमें इस कुतुब मेले में आते हुए तकरीबन कोई 15 साल हो गए। अच्छा, 2009 या 10 अच्छा मुसलसल आ रहे। बीच में जब कराची नहीं थे तो गैप भी हुआ था, लेकिन बहरहाल 2009 या 10 से आ रहे हैं। अच्छा अनस भाई, मुझे याद पड़ता है इरफान मुस्तफ़ा कादरी होते थे जमात अहले सुन्नत के, वो लगाया करते थे। सबसे पहले उन्होंने स्टॉल लगाया यहाँ पर शऊर दी अवेयरनेस के नाम से, और फिर उन्होंने ही मकतबा अनवारुल कुरान वालों को भी कहा कि मकतबा अनवारुल कुरान मुस्लिउद्दीन गार्डन से भी। हाँ, मकतबा अनवारुल कुरान ने गालिबन 2 साल स्टॉल लगाया था। जी जी, 2011 में पहला उनका स्टॉल था और 2012 में दूसरा था। तो 2011 में जो पहला स्टॉल था वो उसमें ज़ाहिर है हम उनके वर्किंग मतलब कारकुन थे, तो इस वजह से हमारी ड्यूटी तो पूरा दिन रात स्टॉल पे होती थी। भाई ये मैं करेक्शन कर दूं, उनका नहीं हमारा। तो ये मकतबा हमारा है, हमारा मकतबा। हम उस पे जो है ना वो एज ए वर्कर होते थे 2011 में और पूरा दिन रात यहाँ पे हम गुजारते थे।
اور وہ وہی سال تھا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کا وزٹ کیا تھا، اور آپ کے پاس اس کی تصویریں بھی، بلکہ آپ کی تصویر بھی اس کے ساتھ موجود ہے، تو میں کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو میں تصویریں بھی لگا دیں۔ ہاں وہ تصویریں لگانی بھی چاہیے۔ اچھا بات یہ ہے کہ وہ جو تصویریں ہیں نا ان میں جو ہے مقصد ہے کہ بعض کا بندہ چاہتا ہے نا کہ یار میرے پیر صاحب کے ساتھ میری کوئی تصویر ہو۔ اصل میں ہماری ڈیوٹی نہیں تھی، ہماری ڈیوٹی جو ہے نا اسٹول پہ تھی، حضرت کو وزٹ کرانے کی جو ڈیوٹی تھی وہ حسن بھائی کی تھی، اور علامہ رئیس قادری صاحب اس میں ساتھ تھے۔ تو بہرحال ایک حضرت تشریف لائے تھے تو ہم کو اور زیادہ خوشی ہوئی تھی، اور پھر کافی مکاتب میں آپ نے مطلب اسٹولز کا وزٹ کیا تھا، تو بڑا اچھا جو ہے نا وہ حضرت نے سب کو مطلب فیڈ بیک بھی دیا تھا کہ اس طریقے کے جو خاص طور پہ جیو ٹی وی نے اس وقت لیا تھا ان سے، تو جیو ٹی وی کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا تھا۔ اچھا میرے بہرحال اچھا رہا تھا۔ میرے پاس مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ وہ کلپ بھی محفوظ ہے جس میں شاہ صاحب علیہ رحمان ہے۔ میں تو چاہوں گا اس ویلاگ میں آپ لگا دیں وہ بھی۔ ہاں ہاں بالکل بالکل، اگر وہ اویلیبل ہوا نا، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میرے پاس محفوظ ہے۔ وہ اس قسم کے میلوں کا انعقاد جس میں خواتین و مدرات یعنی طلباء و طالبات میں مطالعے کا ذوق پیدا ہوتا، اور ابھی کوئی آدمی کسی کتاب کو تلاش کر یا بازار میں جاتا ہے تو ذرا ابھی کی جاتا ہے، اور تلاش کرنے میں اس وقت اپنا موقع اپنے مطالعے کی لاب نہیں۔ اب یہاں چونکہ ہر قسم کے اسٹال موجود، وہ ہر شخص وہ اپنے مطالعے سے مطابق یا اپنے عنوان سے مطابق کوئی انہیں وہ خوراک کو اس کا انتخاب کرتے اس کو وہ جائز قرآن سے حاصل کر سکتا۔ اچھا یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ظاہر ہے ہمارے دینی تعلیم ایک کوئی کہ الگ الگ شعبے ہیں لوگوں، اب ہمارے یہاں مطالعے کا پختہ ہونے کی وجہ سے اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو خلفاء راشدین کی سیرت کا معلوم، دیگر جو خلفاء ان کا معلوم ہے، ان کی فتوحات کا معلوم ہے، اسلامی چینل جو گزر ان کا معلوم، اسپین کی تاریخ بن زیاد اقتصا بن نصیر، ان سے لوگ واقف نہیں، یا اگر واقف بھی ہیں تو برائے نافتابی نام جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا خدمات ہیں، اس کرے مسلمانوں میں ایک دنیا پر حکومت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے حکمرانوں کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر کے فیصلے، فاروق اعظم کے فیصلے، عثمان غنی کے فیصلے، حضرت علی کے فیصلے، اللہ تعالیٰ علی مجمع، کس سے ذہن کتا وہ مطالعے کا ذوق، لائبریریاں دارالمطالعے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ذوق ہے وہ بھی کتا ہوتا جا رہا۔ میں نے ایک سیاح کا مقالہ پڑھا تھا کہ ایک جہاز جو ہے وہ پانی کا شپ وہ قریب غرق تھا، ڈوب رہا، ایک شخص کو دیکھا وہ کتاب پہ مطالعہ میں مصروف تھا، کسی نے پوچھا کہ اس سے اللہ کو یاد کر رہا اور آپ اطمینان سے کتاب پڑھ رہے، تو اس نے جواب دیا کہ بھئی جو سب کا حل ہوگا میرا، لیکن میں نے سوچا کہ وہ کیوں ضائع کی، وہ ہم لوگ اپنے وقت کی قدر کریں اور اپنے بزرگوں کی اپنے موروثین کی کتابوں کو پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں، نہ صرف یہ کہ سبق حاصل کریں، اس پر عمل۔ میرا مطالعہ یہ ہے اور میرا مشاہدہ یہ ہے، ہم نے کئی جگہ جب دینی لائبریریوں کا قیام کیا، اس کا اطلاع کیا، تو ہمارے یہاں ذوق کا حال یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک تو وہ ہے نا کہ جب آپ مطالعہ کریں تو وہی بیٹھ کر کے مطالعہ ہے، اور اس کے بعد میں آپ کتاب وہاں چھوڑ کر چلے۔ اور ہم نے دینی ادارے جب قائم کیے اس میں یہ رکھا کہ بھئی مطالعہ کرنے کے بعد کسی کتاب کی ضرورت کو آپ شناختی کارڈ جمع کرا دیں، اور اس کا ہم کوئی معاوضہ یا کچھ نہیں لے، آپ کتاب پڑھ کر لے آ۔ ایک دفعے ہم نے جب اپنے دارالکتب کا مطالعہ کیا تو پتہ لگا کہ 450 کتابیں گئی اور وہ واپس نہیں آ، جو لے جاتا ہے وہ واپس نہیں دے کے جا۔ اور ناولوں کو دیکھیے آپ، لوگ صبح پڑھتے ہیں شام میں بات کرتے ہیں، شام میں پڑھتے ہیں صبح واپس کرتے ہیں، کیونکہ وہ پیسے اور معاوضے سے ملتی۔ تو یہ ہمارے یہاں دینی حوالے سے مطالعہ کا پختہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے نمائش اور اس قدم تو پہلے اگرموں کو یہ پبلک کا ذوق مطالعہ بڑھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت مانی اور مددگار ہے، اور میرا پیغام یہی آپ کے جیو کے ذریعے سے، آپ نے بھی اچھا ہے کہ آپ سب کا نقطۂ نظر لے رہے وہ نشر کر رہی ہے، تو میرا بھی پیغام یہی ہے کہ ہمارے نوجوان بڑے ہمارے بزرگ اپنے ذوق کی پتا نے اس قسم کے کوئی میلے سے حاصل کرے اور اس کو مطالعہ کریں، خود بھی اور اپنے بچوں کو اپنے لے پانا وہ بھی اس کی دعوت۔ ہاں میں بتا رہا تھا کہ جو ہے نا بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے پیر صاحب کے ساتھ میری کوئی تصویر ہو۔ میری تصویر ایک ہے تو ہے جس کو واضح میرا چہرہ ہے، ایک تصویر میں یہاں لگا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں،
तो इस तस्वीर में बेसिकली जो शाह साहब से मुसाफा कर रहा है ना बंदा, वो मैं ही हूँ, हाँ, सही लेकिन सही। मेरा ही चेहरा इस तस्वीर में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा जी, हमें यहाँ नुमाइश में मिले हैं एहसन लाखानी साहब और नवीद भाई, तो इनसे हम तासुरात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, नवीद भाई। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ आप नुमाइश में आए हुए हैं, हम भी आए हुए हैं, तो यहाँ आप क्या कहते हैं कि जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको यहाँ से अगर किताबें परचेज करते हैं तो कोई फायदा होता है या फिर बस उर्दू बाजार जाएं वही बेहतर है? नहीं, बिल्कुल फायदा होता है। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पूरे पाकिस्तान के पब्लिशर्स यहाँ पे होते हैं, जी जी, तो हर किस्म की आपको किताब मिल जाती है। वो किताब जो उमूमन साल में नहीं मिलती, हम उर्दू बाजार आप भी जाते हो तो बहुत सारी किताबें नहीं मिलती हैं, सही हाँ बात मिल जाती है। अच्छा एक और ये फायदा होता है, बोलना नहीं चाहिए, कुछ किताबें होती है जो अंदर खाते में बैन होती है, वो भी यहाँ मिल जाती है। अच्छा, बैन ठीक है, बैन किताबें आपको चाहिए, जो बैन किताब है वो पढ़े आप, अच्छा, बैन की गई है ज्यादा पढ़े। बिल्कुल पढ़े आपको, रियासत में किसी न किसी वजह से बैन की हुई है, अच्छा सच लिखा हुआ उसमें। तीसरी बात ये कि डिस्काउंट बहुत अच्छा मिला है। अच्छा, डिस्काउंट अच्छा मिला। चौथी बात ये है, जो सबसे अहम बात है, आप जैसे साथी दोस्त प्यारे मिल जाते हैं यहाँ पे, गेट टुगेदर भी हो जाते जी हैं। जी, ये भी बात है कि ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो जाती है जो बड़े दिनों बाद मिलते हैं। बिल्कुल। नवीद भाई कुछ कहेंगे सर? देखो ऐसा मैंने बिल्कुल ठीक कहा, हम तो उर्दू बाजार में लेते हैं तो कोई 20% 30% डिस्काउंट नहीं मिलता जी जी, पूरे साल। यहाँ पे आपको 40% 50% मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि वन रूफ, मतलब एक ही जगह पे आपको इस्लामिक भी, हिस्ट्री भी, जी साइंस जी, भी, ये हर बात तरह है। की किताबें मिल हर जाएंगी। मौजू पर हर उन- और बच्चों को तो अभी से ले आए। एक गुजारिश ये है कि जो बच्चे काबिल हो गए थोड़े, हाँ, मैं उनको यही पूछने वाला था कि फैमिलीज को लाने के हवाले से यहाँ का माहौल बिल्कुल कैसा है? बच्चों को अभी ले आएंगे, जैसे हम सालाना ईद में बच्चों को घुमाने ले जाते हैं जी, ना, अभी जी, से जी। बच्चों को बुक की आदत डालनी है आपको कि आगे जाके वो मुताला करे और इल्म हासिल करे जैसा कि हुक्म है। तो उनको बच्चों को भी आप साथ ले आए ताकि वो बच्चे आएंगे और बच्चे आपके साथ ही आगे जाके बच्चों को ये लेगेसी लेके चलेंगे। जी जी, तो फैमिली से बच्चों को ले आए, बड़ा अच्छा माहौल है, जी जी, चल माहौल है, ठंडा माहौल है। आप आए, किताबें खरीदे, बच्चों की स्टोरीज की बुकें भी है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हाँ, तो फैमिलीज को भी ले आए और माशाल्लाह बहुत हमेशा हम तो आते ही शौक से ही और अच्छी खासी किताबें लेके जाते हैं। चलें। एहसन भाई फोन आ गया क्या? ठीक है, फिर इजाजत है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, थैंक यू सो मच। एहसन लाखानी और नवीद भाई, तो ये जो दो दोस्त हैं हमारे, काफी फाल हैं और मुख्तलिफ इनकी जो है सरगर्मियां भी हैं। मैं ये कहूँगा कि एक तो बात जो ना वो उन्होंने कह दी एहसन लाखानी भाई ने और नवीद भाई ने गालिबन, कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है किताबों की नुमाइश में आने का। दूसरा ये कि सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको यहाँ पे जो किताबें के शौकीन हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप कम से कम पढ़ने के लिहाज से वो तबका के जो किताबी दुनिया से दूर है उसको भी आप लाएं। बच्चों को तो आप ले आएंगे और बाकी लोगों को आप ले आएंगे, लेकिन वो तबका दूसरे हॉल में चले या एक मिनट, जो तबका किताबों से दूर है, खास तौर पे उलमा और तलबा का तबका जो पढ़ता नहीं है इस जमाने में, माजरत के साथ, ऐसा तबका है कि जो वीलॉग बनाने का शौकीन है, वीडियोस देखने का तो शौकीन है, लेकिन वो मुतालाती दुनिया से दूर है। दरसी किताबें, चंद किताबें पढ़ लेते हैं, बाकी वो किताबें नहीं पढ़ते। तो उनको यहाँ लाएं ताकि वो उनका शऊर बालिग हो कि हमने मुताला भी करना। माहौल तो ये बन गया है कि कोई इख्तिलाफी मसला हो, कोई ऐसी बात हो कि जिसमें किसी के किरदार पर कीचड़ उछाली जा रही हो, तो लोग जो है ना बस अब उन पर ही वीडियोस बनाने पर ही तवज्जो देते हैं। जबकि जो हमारा दीन सिखाता है तो ये है कि आपको जो है तहकीक के मैदान में काम करना है, आपको तालीम के मैदान में काम करना है, आपको इस्लाह के मैदान में काम करना है। जो इजादात मुसलमान मुफक्किरीन किया करते थे तो जाहिर है कि तजुर्बा गाहें थी और उनका जो है ना मुताल्ले हुआ करते थे, मुशाहिदे हुआ करते थे। अब वो सब छोड़कर सब लग गए बस इख्तिलाफ भी होना चाहिए, लेकिन इख्तिलाफ बतौर इस्लाह के होना चाहिए, मुस्बत पैराए में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इख्तिलाफ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि उससे इख्तिलाफ ना किए जाने से बहुत सारे गलत ख्यालात माशरे में जन्म लेते हैं। लेकिन इख्तिलाफ होना चाहिए, लेकिन अदब के पैराए में होना अगर चाहिए। ऐसा देखा जाए, हाँ एक तो बात ये आ गई ना अदब की पैराए में, हम तो यहाँ देख रहे हैं 80% थंबनेल होते हैं मंजी ठोक दी, तो ये मंजी ठोक दी वाले अपने घर वालों को किसे दिखाते होंगे थंबनेल? नहीं, हमने इसमें ये बात की है। इसमें तो वल्गर कंटेंट इतना बढ़ चुका है कि आपको उसको मुस्बत करने के अंदर भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वल्गर कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बहरहाल अभी हम चलते हैं, कुछ ना कुछ देखेंगे किताबें कुछ और स्टॉल देखते हैं आपसे और कैमरा उम्मीद भी करते हैं। दूसरी तरफ का कैमरा खोल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 19वें
इंटरनेशनल बुक फेयर में कराची में हकीकत किताबी तुर्किया पाकिस्तान का ये अज़ीमुशान स्टॉल मौजूद है। अहले कराची, सिंध और खुसूसन हैदराबाद, कुर्ब जवार के शहरों के लोगों के लिए खुसूसी दावत है कि वो 2-3 दिन में यहाँ विज़िट करें और दर्जनों किताबें अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़ियाफ़त इल्मी के लिए हमने सजाई हैं। वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी इल्मी डॉक्टर साहब, ये इरशाद फरमाइएगा कि ये जो आपका इदारा है, जी, इस इदारे की सरपरस्ती कौन से शख्सियत फरमा रहे हैं और किन की ज़ेर सरपरस्ती में? ये तुर्की से है। हजरत हुसैन हिलमी साहब थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे, अहले सुन्नत के बहुत बड़े अकाबिरीन में उनका नाम आता है। ये उनकी आगे मुरीदीन और उनकी आल औलाद आगे ये सिलसिला चला रही है। अब हम यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं तुर्की से मोहतरम उस्मान काराबे साहिब और मोहतरम मोहम्मद कुमैली साहब, वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। वो कल दोपहर को तशरीफ़ लाएंगे जी। बाकी अंदरून सिंध से, पाकिस्तान से मुख्तलिफ उलमा, इल्मी शख्सियात तशरीफ़ ला रही हैं विज़िट करने के लिए। भाई माशाल्लाह से इन्होंने जो है वो बतौर हदिया, बतौर तोहफ़ा ये इतनी सारी किताबें हमारे हवाले कर दी हैं। अब इंशाल्लाह दिल से दुआएं इनके लिए निकलेंगी अल्लाह ताला, और फिर इंशाल्लाह हमारा वीलॉग देख के कल तक इंशाल्लाह हम नशर कर देंगे। तो हमारा वीलॉग देख के भी इंशाल्लाह काफी सारे लोग, आज 12 तारीख है, 13 तारीख को इंशाल्लाह, फिर कल भी परसों भी हम तो आते रहेंगे। अच्छा अनस भाई, इस वक्त हम यहाँ एक्टिविटी लॉन्च में आए हुए हैं ऊपर, और यहाँ दिखा दें एक्टिविटी लॉन्च भी, दिखा दें लोगों को। हाँ, एक्टिविटी लॉन्च भी देख लें। देखें, ये एक्टिविटी लॉन्च है जो इस वक्त खाली पड़ा है, और इसमें तमाम जो स्टॉल्स होते हैं ना, उनको एक्टिविटी का मौका दिया जाता है। तो थोड़ा सा लाइटिंग का इशू आ रहा है कि हम उसकी स्क्रीन को फोकस नहीं कर पा रहे, फिर भी चले थोड़ा स्क्रीन को। बाकी ये कि ये जो है ना एक्टिविटी लॉन्च है, और इसमें यहाँ पर अभी जो किताबों की रूनुमाइयों के मामलात होंगे, और फिर इस किस्म की मजीद जो एक्टिविटीज होंगी उसमें स्कूल्स के तलबा भी आते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है बोर्ड पे बुक लॉन्चिंग, हाँ, ये मीट एंड ऑथर है, स्टोरी टेलिंग सेशन है, आप बोलो माइक में, और इसी तरीके से आर्ट कंपटीशन है, और ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं, आईटी कॉम्पिटिशंस हैं। तो बहरहाल इसमें जो है ना वो स्कूल के तलबा भी जो है ना वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो जनरल पब्लिक जो देखे कि यहाँ पे कोई शो चल रहा है और उसमें आके देखें कि अगर आपके मतलब की चीज़ है तो उसमें ज़रूर बच्चों को हिस्सा दिलवाएं। हाँ, जैसे किताबों की रूनुमाई है, कोई नई किताब है जो मंजर ऑथर से मिले हैं, हाँ, फिर राइटर हज़रात से मिले हैं, और ये सारा सिलसिला होता है। अच्छा, वैसे स्कूल वालों को भी चाहिए कि वो जैसे पिकनिक पर लेकर जाते हैं ना, हमारे यहाँ तो कल्चर ये है कि वो फार्म हाउस ले जाओ, सारे बच्चों को जमा करो और फार्म हाउस ले जाओ, और फार्म हाउस ले जाकर जो है ना उनसे एक पिकनिक हो जाए जनाब, बस उसके अंदर गेट टुगेदर वाला मामला। जबकि मैं नहीं कहता कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो है ना इसकी भी जरूरत है। नहीं, मैं आपको यूं कहूंगा कि आज भी स्कूल्स वालों ने यहाँ पे शिरकत की है, और कल भी उम्मीद है कि स्कूल वाले बच्चों को लेके आएंगे, लेकिन कल जुम्मा है तो थोड़ा ये सिलसिला कम होगा, लेकिन हफ्ते को उम्मीद है कि सुबह के वक्त में काफी सारे स्कूल्स मौजूद होंगे। तो मैं यानी ये पैगाम जिन लोगों तक जा रहा है उनसे कहूंगा कि अपने स्कूल के तलबा को लेके जरूर आए। अच्छा अनस भाई, एक दफा रिपीट कर दें कि ये कब से कब तक ये नुमाइश लगी रहती है? देखिए, आज जो है ना 12 है, आज 12 तारीख, 12 दिसंबर, जी। तो 12, 13, 14, 15 ये तकरीबन पीर तक लगी हुई है। यानी आज 12 तारीख है ना, जी, 12, 13, 14, 15, 16 तो 12 से 16 तक ये नुमाइश लगी हुई है, एक बात। दूसरा ये कि सुबह 10 बजे से लेके रात 9 बजे तक इसकी टाइमिंग है, तो मतलब टाइम को मैच करके आइएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है ना रात 9 बजे के बाद बैठने दिया जाएगा, उससे पहले ही निकालने की साढ़े 8 बजे से माइक पे ऐलान कर देते हैं, निकल जाओ बाहर चले जाओ। जाहिर है सुबह से लोग आए हुए होते हैं। जी। अच्छा भाई, ये जो लोग फैमिली व्लॉग देखते हैं ना, सारे दिन बनाते हैं, तो देखने वाले का तो कमाल है ही, बनाने वाले का भी कमाल है। हाथ डूब गया मेरा, ये पगले जो है ना, अल्लाह। हाँ, तो ये तो आप इतनी व्लॉगिंग कैसे कर लेते हैं? मैंने सोचा था सारे रास्ते का व्लॉग बनाएंगे, वहां से मैं निकलता तो घर से जो नॉर्मली व्लॉग्स होते हैं, तो भाई वो आप यकीन करें फारिक कंपनी के चेयरमैन होते हैं वो लोग जो वो बनाते हैं ना व्लॉग, कि वो घर से निकल रहे हैं, नहीं जूता पहन रहे हैं और ये सब। तो हम कोशिश करेंगे हमारे व्लॉग में ऐसी फजूल चीजें दिखा के आपका टाइम जाया ना किया जाए। आइंदा भी मैं जो भी व्लॉग्स बनाया करूंगा उनमें बस काम की बात होगी, सीधी बात, नो बकवास। भाई स्कूल वाले क्यों आए, उसके लिए जरूरी ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान भर से पब्लिशर्स मौजूद हैं, तो स्कूल के काफी सारे पब्लिशर्स हैं यहाँ पे, तो आपको आइडियाज मिलेंगे कि आपको स्कूल की निसाबी की तुम में अगर कोई तब्दीली करनी है, कोई चीज अच्छी किसी और पब्लिशर से मिल रही है
تو آپ ظاہر اسکول والے آپ کو پتا ہے کہ ہر مرتبہ نصاب ان کا چینج ہو جاتا ہے یا اسکول والے جو ہے نا وہ کتابیں چینج کروا دیتے ہیں. تو یہاں آئیڈیاز کے لیے آپ کو آنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے کہ بچوں کو کون سی کتابیں دینی ہے کون سی نہیں دینی. جدید جدت کیا آ چکی ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے, کون سے پبلشرز ہیں وہ اپنے آپ کو ایڈوانس کر چکے ہیں. تو یہ بہت زیادہ فائدہ ہو. کافی سارے لاہور سے, فیصل آباد سے اور دیگر علاقوں سے بھی پبلشرز آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ کو دیکھنے کا بہت بھرپور موقع ملے گا. اور اسی طریقے سے طلبہ کو آپ اس لیے لائیں, اسٹوڈنٹس کو آپ اس لیے لائیں تاکہ آپ ان کو بتائیں کہ شاعری کیا ہوتی ہے, شاعری کی اصناف کیا ہوتی ہیں, اردو ادب کیا ہوتا ہے, انگلش ادب کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی چیزیں ہوتی ہیں اور اس حوالے سے کون سے رائٹرز مشہور ہیں. تو آپ ان کو کم از کم دکھائیں تو صحیح. پھر وہ لیں نہ لیں, کتاب پرچیز کریں نہ کریں, یا وہ جو ہے نا اس کو اسی وقت ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل میں پڑھ لیں, یہ ان کا میٹر ہے. لیکن آپ کو بطور گائیڈ کرنے کے لیے یہ اچھا موقع ہے, یہاں لا کے آپ گائیڈ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ وہ ٹیچر ضرور آنا چاہیے کہ جس کو کتابوں کا شوق ہو, کتابیں پڑھتا ہو, تو وہ زیادہ اچھا بتا سکتا ہے. اگر وہ خود کتابیں نہیں پڑھتا ہوا تو کچھ بھی نہیں بتا سکتا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. جس کو شغف ہی نہیں, جس کو شوق ہی نہیں, بس وہ جی اپنا کورس پورا کرانا ہے بچوں کا اور بس معاملہ, جو ہمارے یہاں کاپیاں بھروائی جاتی ہیں. میں یہاں پہ یہ کہہ دوں اسکول والے آئیں, کیونکہ اسکول کی کتابیں آکسفورڈ ہے, پیراماؤنٹ ہے, اور بھی بہت سارے یہاں پہ پبلشرز موجود ہیں, اسپیکٹرم ہے, تو آپ ان پبلشرز کو دیکھ سکتے ہیں. جو شاعری کا شوق رکھتے ہیں تو بہت سارے جو ہے نا وہ یہاں پہ پبلشرز وہ ہیں کہ جو شاعری, مختلف شعراء کے کلام یا اردو ادب کے لکھاریوں کی جو کتابیں ہیں نثر کے اندر وہ یہاں پہ مل رہی ہیں, تو وہ لے لیں. اسلامی طلبہ یعنی مدارس کے طلبہ, علماء, وہ بھی ضرور آئیں, کیونکہ کافی ساری کتابیں اسلامی مکتبوں پر بھی موجود ہیں. اور ہمیں تو ابھی آپ کو دکھایا کہ ہمیں بھی ایک صاحب نے جو ہے نا وہ ترکی کی چھپی ہوئی کتابیں دی ہیں, تو بہرحال اس طریقے کی بکس بھی موجود ہے, تو ان کے لیے بھی آنا ضروری ہے. اچھا, اسی طریقے سے جو تقابل ادیان کا شوق رکھتے ہیں تو وہ بھی ضرور ہیں, کیونکہ اس قسم کی کتابیں موجود ہیں. ایک ہمارے جاننے والے ہیں ادارہ تحقیقات کے نام سے, ان کا اسٹال آپ کو دکھائیں گے, انہوں نے بھی لگایا ہوا کافی سارے تقابل ادیان, تو ان کے پاس کتابیں موجود ہیں. تو اسی طریقے سے فرقہ واریت کے حوالے سے بھی ان کے پاس کتابیں موجود ہیں. فرقہ واریت اس معنی کر کے کہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ فلاں فرقے کے کیا عقائد و نظریات ہے, تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ کتابیں مل جائیں گی. اور بینڈ کتابوں کا جو ذکر احسن اللہ خانی بھائی کر گیا, تو آپ وہ بھی کتابیں آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون سے اسٹالز ہیں کہ جہاں پر وزٹ کیا جا سکتا ہے. یہاں ذرا سکون تھا اس لیے ہم تھوڑا اوپر آ گئے تھے. اور یہاں سے جو قرآن پاک پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں, زیادہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے اچھے قرآن پاک دیکھیں کون سے کہاں چھپے ہوئے ہیں, تو وہ بھی آئیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قرآن کی جدید طباعت کس انداز میں ہو رہی ہے. یہ بھی بات ہے بالکل, کیونکہ یہاں پر کئی پبلشرز ہیں. علمی کتاب گھر ہے, ضیاء القرآن ہے, انہوں نے اچھے اچھے پاک بک کمپنی ہے, انداز میں جو ہے قرآن شریف پرنٹ کیے ہیں انہوں نے. اور تاج کمپنی بھی ہے, یہاں تاج کمپنی کے بھی ہیں. چلیں ہم ہال نمبر 1 میں وزٹ کرتے ہیں. یہ ٹو سے ہم باہر آئے, ون اس طرف, ون اس طرف, چل ون کی طرف جا رہے ہیں بھائی. چلیے انس بھائی, یہ ہال نمبر 1 پر ہم آ گئے جی. اور یہاں پر یہ 19ویں کراچی انٹرنیشنل بک فیئر, اور آپ دوسری طرف لے لیں. اچھا, یہاں پہ یہ ساری انہوں نے اس ہال کے اندر جتنے بھی مکاتب ہیں ان کی لسٹ لگائی ہوئی ہے اسٹال نمبر کے ساتھ, یہ کتنے مکتب ہیں اور ان کے اسٹال نمبر کیا ہیں. تو آپ اب اس میں سرچ کر کے بھی جا سکتے ہیں. آپ کو جس مکتبے پہ خاص جانا ہو اور آپ کو اس کا نام معلوم ہو, تو آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ کون سا ہال نمبر ہے اور چلے جائیں, اسٹال نمبر ہے اور اس اسٹال کے اندر چلے جائیں. یہ ہر ہال کے باہر ہے. ہمارا پیارا مکتبۃ المدینہ اور مکتبۃ المدینہ العربیہ, وہ اسٹال نمبر 17 اور 18. ہاں ضرور وزٹ کریں گے. ظاہر ہے کہ یہ ہمارے اپنوں کا ہے ادارہ. بھائی یہ ہم آ گئے ہیں مکتبۃ المدینہ کے اسٹال پر, اور یہ ہے مکتبۃ المدینہ کا اسٹال. اور اگر مکتبۃ المدینہ کا کسی جگہ پر اسٹال لگا ہوا ہو اور وہاں پر احمد رضا گھانچی نظر نہ آئے تو ایسا ہو ہی نہیں. یہ بھائی آ گئے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ مکتبۃ المدینہ کا اسٹال ہو اور احمد رضا گھانچی نہ ہو, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا. مکتبۃ المدینہ کا اسٹال ہو اور پھر احمد بھائی نہ ہو. تو احمد بھائی آپ خیریت سے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ مائک احمد بھائی کی طرف آئے گا. احمد بھائی, یہ اس سال جو نمائش لگی ہے کتابوں کی, اور مکتبۃ المدینہ بھی اس نمائش میں موجود ہے, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا عرصہ ہوا کہ یہ نمائش لگتی ہے اور مکتبۃ المدینہ بھی یہاں موجود ہے؟ یعنی تقریباً یوں کہیں کہ یہ نمائش کا تو 19واں سال ہے, اور مکتبۃ المدینہ جو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اس نمائش میں 2015 سے کنٹینیو الحمدللہ 2015 سے کنٹینیو شریک ہو رہا ہے. تقریباً 10 سال ہو گئے. ہاں,
10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले एक स्टॉल था, अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 स्टॉल हैं, 3 स्टॉल एक साथ लगाते हैं। तो पहला एक स्टॉल है मकतबतुल मदीना अल अरबिया का, वो जहाँ आप पीछे देख रहे होंगे ना, जी जी। तो वो शाम, बेरूत, मिस्र, उर्दन, ओमान, थोड़ा सा आप हमें किताबों का तारुफ कराएंगे तो मैं ये मिस्र से शाया शुदा कुतुब मौजूद हैं इस तमाम। ये दावत इस्लामी के तहत जो मिस्र से शाया- नहीं वो अलग है, ये वो दूसरे अच्छा, ये मकातिब की दूसरे वो मकातिब, किताबें हाँ, हैं ठीक जो मकतबुल मदीना पर अवेलेबल हाँ, होती हैं। अलबत्ता जो दावत इस्लामी के तहत बेरूत से शाया हुई है मजमू रसाइल शेख इलियास अत्तार, जुज अव्वल है, वो सामने जुज सानी है। उसके साथ ये अमीर अहले सुन्नत के उर्दू में किताब है नेकी की दावत, ये अरबी में दावा इलल खैर बेरूत से शाया हुई है। जी जी, नेकी की दावत वही किताब है ना जिससे हम मदनी काफिलों में जब जाते हैं तो दर्स देते हैं। इसी तरह फैजान नमाज आपने उर्दू में तो देखी होगी, जी, जी, उसकी जी। अरबी में नफातुस सलाह आप देख सकते हैं। हाँ, और ये गुफ्तगू के आदाब भी देखी होगी आपने। ये नमाज के अहकाम हुआ करती थी, हाँ। ये वही फैजान नमाज है। नहीं, फैजान नमाज के अंदर असल में तरगीबात, फजाइल वगैरह जो नमाज पढ़ते हैं उनके लिए फजाइल ये क्या उसके है, अलावा ये किताब है। उसके अलावा वो नमाज के अहकाम जो किताब है वो उसके अंदर मसाइल हैं। नमाज ये उसी का ये उर्दू वर्जन ये उर्दू में अरबी नेकी की दावत है। ये अरबी इसी वर्जन तरह आसार सुनन की हम है ना। आ जाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह शाम का मकतबा है दारुल मेराज, ये वहाँ से आसार सुनन शाया हुई है। और ये अभी फिलहाल पाकिस्तान से नहीं शाया हुई हमारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये शाम से शाया हो चुकी है। इस पे काम किसने किया? उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस उस्ताद अहमद रजा शामी साहब, ये शाम से ही पढ़ के आए अल्हम्दुलिल्लाह। ये अंदर से भी आप देख सकते हैं। यानी आप ये यूँ समझें कि ये काम अल मदीनतुल इल्मिया ने करवा के शाम से शाया शाम से शाया करवा, सही है। अल मदीनतुल इल्मिया ने काम करवा के शाम से जो है वो इसको शाया करवाया। तो ऐसी कई कुतुब भी ऐसी हैं, और भी मजीद कुतुब भी बता आला आला हजरत की भी मैं दिखाता हूँ। आला हजरत की जो जद्दुल मुंतार है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेरूत से शाया हुई है। सबसे ऊपर देख रहे होंगे ये आला हजरत की तालिकात है। हाशिया इब्न आबिदीन अल्लामा शामी की किताब है असल, वो आप ये दिखा सकते हैं। ये रही किताब हाशिया इब्न आबिदीन, अरब दुनिया में ये रद्दुल मुख्तार के नाम से ज्यादा मारूफ है, अलबत्ता हाशिया इब्न आबिदीन के नाम से भी मिलती है ना। इस पर आला हजरत ने अपने हवाशी वगैरह जो लिखे हैं उसको जद्दुल मुंतार के नाम से जाना जाता है। इसी तरह आला हजरत की जो तालिकात हैं वो दरस निज़ामी में किताब पढ़ाई जाती है हिदाया, जो तकरीबन 4 दर्जों में कंटिन्यू होती है, दर्जा राबिया से लेकर दर्जा साबिया तक। तो उसकी शुरुआत है इनाया, किफाया, फतुल कतीर और हाशिया चलपी जो असल इनाया की शरह है उस पर आला हजरत की तालिकात मौजूद थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बेरूत से शाया करवाई गई हैं। और ये पहली दफा ये आला हजरत के तकरीबन 102 जब उर्स था, उर्स मुबारक का, उस साल इसको शाया किया। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है युतबाहु लिअव्वली मर्रा, पहली मर्तबा शाया भी है। और ये काम भी जो है ना वो मदीनतुल इल्मिया के जरिए इसमें करवाया। काशिफ सलीम भाई होते हैं अल मदीनतुल इल्मिया में, मौलाना काशिफ सलीम मदनी साहब, उन्होंने माशाल्लाह इसका। इसी तरह मुफ्ती हसन साहब, मुफ्ती दावत इस्लामी, इनको जानते ही होंगे, काफी शेखुल हदीस मशहूर साहब। शेखुल हदीस साहब। ये उन्होंने आला हज़रत की जो तालिकात थी तकरीब तहजीब पर, उनको जमा किया, उसकी तहकीक वगैरह की। अंदर से भी आप इसकी ज़ियारत कर। हाँ, ये आला हजरत के हवाशी पे मुफ्ती हसन साहब ने तहकीक करके इसको शाया करवाया है दावत इस्लामी ने अरब दुनिया से। बेरूत ये बड़ा काम है कि पाकिस्तान में काम हो फिर उसको अरब उलमा भी शाया करें। ये मतलब छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये मजीद कुतुब भी हैं, जैसे आला हज़रत का रिसाला अजल एलाम, तो इस पे जो है वो इसको अरबी में पहले ट्रांसलेट किया गया, अरबी में इसका ये एक और किताब है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की अजल एलाम, ये अरबी में ही है। और इन्होंने इसको काशिफ सलीम भाई काशिफ सलीम साहब ने इसकी तखरीज वगैरह की है। और उसके बाद जो है ना वो इसको दारुल कुतुब इल्मिया, ये बेरूत का बड़ा मकतबा है, उससे इसको शाया करवाया है। ये आला हजरत के 40 वो फतावा हैं जो अरब उलमा ने आला हजरत से सवालात करके पूछे थे। तो इसको फतावा रज़िया से निकाल के 40 फतावा को इसका नाम दिया अल फतावा अल मुख्तारा मिन अल फतावा रज़विया। इसको यकजा करके किताबी सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह दारुल कुतुब अल इल्मिया बेरूत लबनान से शाया करवाया। इसमें आप यूं बात समझें कि
आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बरेली के एक छोटे से इलाके में होते थे और अरब उलमा आला हज़रत से सवालात कर रहे हैं, इसको यूं समझिए। ये और उनके उस जवाब ज़माने में कि जिस ज़माने में रवाबित कम होते थे, तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की शोहरत जो है वो कहाँ तक पहुंची हुई थी। और इसी तरह आला हज़रत की एक और बेहतरीन किताब है जो इल्म तौहीद पर है, अनवारुल मन्नान फी तौहीदिल कुरान। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शोबा है, जब से किताबें शुरू हुई, हमने बाहर से शाया करवाना शुरू की, तो ये सबसे पहली किताब है जो हमने बाहर से शाया करवाई थी, अनवारुल मन्नान फी तौहीदिल कुरान। इसमें इल्म कलाम के हवाले से भी बड़ा बेहतरीन मवाद मैं इस मौजूद है। हवाले से खास तौर पे जो तलबा हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये वो किताब है कि जब आप कलाम लफ्ज़ी और नफ्सी का मसला पढ़ते हैं नूर अनवार के अंदर, या जो है ना वो दीगर किताबों के अंदर जब कलाम लफ्ज़ी और नफ्सी का मसला आपको पढ़ाया जाता है, उस हवाले से आप इसको पढ़ें। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इसकी तहक़ीक़ की है और इस बात को समझाया है कि ये तक़सीम बातिल है, ये तक़सीम सही नहीं है। तो इसको इस हवाले से पढ़ना निहायत ज़रूरी है, मुदर्रिसीन को भी और तलबा को भी। और ये एक बेहतरीन किताब है कि आला हजरत की ज़ात के मुतालिक जानना चाहते हैं कि आला हजरत कितनी बड़ी शख्सियत थी। ये दारुल मलिक है, ये इंडिया का मकतबा है और ये इदारा अहले सुन्नत, इन दोनों के इश्तराक से अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब शाया हुई है। ये आला हजरत की जिंदगी का इंसाइक्लोपीडिया है। अंदर से खोल के दिखाना टाइटल ना, टाइटल मैं इसका टाइटल भी ये सही है, अनवार अहमद बगदादी साहब की किताब है। किताब है। और इनका ये आला हज़रत की अरबी में सीरत तफसीली लिखी गई है। इसको यूं समझें कि आला हज़रत की तफसीली अरबी में सीरत मुरतब की गई है। और इनके नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आएंगे उसकी भी इन्होंने तस्वीर आखिर में लगाई है। इसके बाद जो दूसरा सिलसिला आएगा, इमाम अहमद रज़ा खान बतौर मुफस्सिर, आपकी शख्सियत इमाम अहमद रज़ा खान बतौर मुहद्दिस और इमाम अहमद रज़ा खान बतौर मुजद्दिद। तो ये काम इंशाअल्लाह आप जल्द मंजर आम पे भी देखेंगे। और हमारे लिए फ़ायदा ये है कि मकतबतुल मदीना अल अरबिया जब से कराची में खुला है तो हमारे लिए अरब दुनिया से जो किताबें शाया होती हैं उसको ख़रीदना आसान हो गई है। बहरहाल इतना तो हमारा शिकवा रहेगा हज़रत से, और हज़रत का इसमें कोई कसूर भी नहीं कि भाई किताबें बहुत महंगी हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की करेंसी की वजह से ये किताबें बहुत महंगी पड़ती हैं। मतलब अगर आप इनके मकतबे पे घुसो तो आप 25 से 30 हज़ार रुपये जेब में लेके घुसो, वरना मुश्किल होता है। अच्छा अनस भाई, ये बताइएगा, ये जो मकतबा है मकतबा अलीमिया, और ये जो है फजल रहमान अंसारी साहब का नाम लिखा हुआ है और इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, तो ये इस इदारे का क्या पस मंज़र है? असल में ये अलीमिया जो है ना वो डॉक्टर फजल रहमान अंसारी साहब का बनाया हुआ है, लेकिन बेसिकली ये अलीमिया शाह अब्दुल अलीम मीठी सिद्दीकी जो खलीफा आला हज़रत है उनके नाम से मंसूब है। ठीक है, नाज़िमाबाद कराची में ये इदारा है और काफ़ी अरसे से यहाँ पे दीनी पढ़ाई का सिलसिला, दुनियावी पढ़ाई का सिलसिला भी जारी है। अच्छा, ये फजल रहमान अंसारी साहब कौन थे? इनका क्या तारुफ है? फजल रहमान अंसारी साहब, ये शॉर्ट तारुफ तो ये है कि आप अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब को जानते होंगे जी। तो शाह अहमद नूरानी साहब की बहनोई थे और शाह अब्दुल अलीम मीठी सिद्दीकी साहब के ये दामाद थे। अच्छा। और मतलब काफ़ी हद तक इन्होंने शाह अब्दुल अलीम मीठी सिद्दीकी साहब की जो तालीमात और रिवायात थी उसको किसी हद तक बाद में उन्होंने चलाया था, ख़ास तौर पे तबलीगी मामलात और दुनिया के अंदर जो है ना वो उनके वेस्टर्न कल्चर को समझना और फिर इस्लाम की रोशनी में उनको पैगाम देना और दावत देना, ये सारा सही जी। तो जनाब हमारी यहाँ मुलाकात हुई है जनाब अल्लामा इब्राहिम अशरफी साहब से, और भाई का नाम जी, हाँ, दाऊद अशरफी साहब हैं और इब्राहिम अशरफी साहब। मिम टीवी पर जो हमारा वक्त सहर का प्रोग्राम हुआ करता था उसमें इब्राहिम अशरफी साहब के साथ हमारी 2 नशिस्तें हुई थी और बड़ी खूबसूरत नशिस्तें हुई थी। वो क्लिप मैं आजकल अपलोड कर रहा हूँ, तो कुछ गुफ्तगू करेंगे इनसे। अनस भाई इधर जी जी, हाँ, वो माइक दोनों कुछ गुफ्तगू करेंगे इब्राहिम अशरफी साहब से, और ये गुफ्तगू हमारे इस व्लॉग का हिस्सा बनेगी। इस तरह की नुमाइश में आकर फायदा होता है या नहीं, ये मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि हम क्यों आए यहाँ पर। किताबें तो जाहिर सी बात है कि किताबों से तो फायदा होता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। किताबें पढ़े तो इल्म में इजाफा होगा। इस पर आप इरशाद फरमाइए। किताबों से फवाइद के लिए ही यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं।
मुख्तलिफ मकासद लेकर किसी का अपना जो है वो पब्लिशर्स होता है, किसी को अपनी मार्केटिंग का करना होता है, मुख्तलिफ लोगों के मकासद होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो एक तादाद देख रहा हूँ, मुख्तलिफ तबक़ाए ज़िंदगी और शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। और ये इस बात का सबूत है कि ये कौम किताबों से इस डिजिटल मीडिया के दौर में भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखती है। और ये एक खुशाइन बात है कि चाहे बच्चे हों, नौजवान हों या बड़ी उम्र के अफराद हों, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे दीनी सोच के हामिल हों या इसके अलावा हो, जो भी हो, लेकिन किताबों से, कुतुब दीनी से और मुताला कुतुब से शगफ रखने वाले हैं। ये खुशाइन बात भी है और हमारी न्यू जनरेशन के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच है। जी तो अनस भाई अब हम आ गए हैं हॉल नंबर 3 में। भाई कादरी साहब, इस हॉल में स्कूल वालों का बड़ा फायदा है। आपके सामने पैरामाउंट है, ये ना सामने ये ना उधर उस तरफ लिबर्टी है, प्रोग्रेसिव है। ये स्कूल वालों के लिए सबसे अच्छा अनस हॉल है। भाई वो बात रह गई, हम जरा फ्रंट कैमरे खोल के उस पर तफसील से भी बात करेंगे कि ये जो यहाँ पर स्टॉल लगाए जाते हैं ना 2012, 13, 14 उनमें तो स्टॉल का रेट तकरीबन जो है ना 45,000 रुपये था। 45,000 रुपये मेरे याद पड़ता है हमने जो 2011 में लगाया था ना स्टॉल, जी जी, तो उसमें एक स्टॉल की कीमत 35,000 रुपये थी। अच्छा यानी कि हमने 2 स्टॉल लिए थे आओ 70,000 में। फ्रंट कैमरे पे आ जाए, जरा सियासी बातें शुरू हो। जी तो जनाब भाई 2011 में जो हमने स्टॉल लगाया था ना, तो एक स्टॉल की कीमत 35,000 रुपये थी। अच्छा तो जो लगाए थे 35,000 का जो स्टॉल होता है वो ये साइज होता है। हाँ, ये जो आपके स्टॉल सामने ये जो साइज है ना, अच्छा ये जो साइज है देखें, ये जो लगे हुए हैं ना, नहीं ये तो बहुत बड़ा स्टॉल ये मेरे पीछे आ रहा है। ये आपके पीछे जो आ रहा है, हाँ मेरे पीछे जो आ रहे हैं ये एक जो है ना वो इस बार 1,10,000 रुपये का है। अच्छा ये इतना सा स्टॉल, ये इसमें आपको ये 4 दीवारी मिलती है और 2 टेबलें दे देते अपना हैं। वही पुराने रेट का हमें याद है कि भाई वो 45,000 का स्टॉल होता था, तो अब ये जो है ना ये 1,10,000 रुपये का एक स्टॉल है, जिसमें 2 टेबलें दे देंगे आपको। 2 टेबल देंगे। और बस ये मेरा ख्याल है कि तकरीबन जो है ना ये 9 बाय 9 फीट की जगह है। हाँ 9 बाय 9 फीट की जगह ये लग रही है कि 9 बाय 9 फीट की जगह होती है। तो अनस भाई ये क्या कहते हैं, ज्यादा है कम है? भाई ये देखिए, आप 1,10,000 रुपये अगर किसी छोटे मकतबे वाले ने लगाने हैं तो बेचारा यहाँ के कोस्ट भी नहीं निकाल पाएगा यार। उसके बाद उसने यहाँ पे लड़कों को रखना है 5 दिन पूरे, मतलब सिलसिला चलाना है तो कैसे चलाए? 5 दिन है, आसान तो नहीं। पूरा सुबह 9 बजे से लेके रात 10 बजे तक बैठना है, तो जी जी मुझे याद है वर्कर्स भी तो रहेंगे ना। जब अपना जो है मकतबा अनवारुल कुरान का स्टॉल लगा करता था तो रोजाना की बुनियाद पर 10-15 लड़कों की ड्यूटियां लगती थी, फिर उन आना जाना वो तो चलो पीछे तंजीम थी ना, और फिर पीछे खाना पीना तंजीम के कारकुनान थे, वो तो कारकुन के अखराजात तो है ना, वो तो फिर भी पैसे तो नहीं लेंगे ना 5 दिन बैठने के। जी जी किसी नौकर को या एम्प्लॉय को रखोगे तो फिर वो तो पैसे लेंगे। जी जी, और फील्ड के एक्सपर्ट के लिए तो फिर एम्प्लॉय रखना जरूरी होता है। जाहिर है कि बाहर यहाँ आए खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं मिलते अगर फील्ड का एक्सपर्ट ना हो ना बंदा जिसको आपने रखा है और उससे आप काम करा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ज्यादा है। अब ये बहुत ज्यादा है। पब्लिशर लोग और इस बताएंगे। हवाले से मैं ये कहूँगा, लेकिन अब वो एसी वाला चिल माहौल है तो वो ये कहेंगे कि भाई हमने ये भी तो सहूलियात दी हुई है ना आपको। ऐसे एक बड़ा खर्चा है हाँ कि इलेक्ट्रिक को बर्दाश्त करना। फिर ये कि जो है ना, मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करूँगा कि मतलब छोटे पब्लिशर्स के लिए भी इस सिलसिले में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि जो है वो इस सिलसिले में वो कुछ ना कुछ कर सके। अब ये हमारे एक दोस्त हैं, ये उनका मकतबा है, इनका नाम है खलील मलिक साहब। ये खलील मलिक साहब है पीछे, हम इनसे साल के बाद आज ही मिल रहे हैं। इनको बड़े शिकवे हमसे, फिर इंशाल्लाह ये शिकवे दूर करेंगे। कोई हिसाब बाकी है क्या? हिसाब नहीं बाकी भाई, हिसाब नहीं बाकी तो पैसे वाला हिसाब बाकी है भाई, पैसे वाला कोई हिसाब नहीं बाकी हमारा, बाकी सारा हिसाब बाकी है। 12 लाख इनका मकतबा जो है ना वो तकाबुल अदियान और तहकीकी मवाद बहुत ज्यादा नाम तो इदारा तहकीकात का। इदारा तहकीकात, तो वाकई तहकीकाती लिटरेचर आपको इंशाल्लाह मिलेगा यहाँ। इनसे भी गुफ्तगू कर लें, ये क्या अपने मकतबे के बारे में अपना माइक दे देता हूँ तो आप इनसे सवाल कर लें। चलें खलील भाई, आप ये बताएं कि इस बार क्या नया लाएं? अस्सलाम वालेकुम सर, आप जैसे कि जानते ही हैं मेरे मौज़ूआत को, जिस पर मैंने इल्हाद के हवाले से और तकाबुल अदियान के हवाले से बेशुमार लिटरेचर मौजूद है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे इस वक्त,
یہ مکمل افکار مغرب اور فلسفہ، اس حوالے سے آپ کو بہت نادر و نایاب کتب اس کے اندر انشاءاللہ ایک جگہ پہ ملیں گی۔ اس کے ساتھ پھر شروع ہوتا ہے ہمارا مذاہب عالم کے حوالے سے۔ مذاہب عالم میں ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ مکالمہ بین المذاہب کو فروغ دیا جائے تاکہ ہم دیگر مذاہب کے بارے میں جان سکیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے یہ کتاب چھاپی، اسلام اور ہندوستانی مذاہب میں جنگ، امن اور جنگ کی تعلیمات۔ اسلام پر ایک الزام لگتا ہے، یا مستشرقین ایک الزام لگاتے ہیں، یا غیر مسلمین لگاتے ہیں کہ اسلام جو ہے تشدد سے پھیلا۔ تشدد کسے کہا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ جنگ کر رہے ہیں اور آپ ہمیں مار رہے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، وہ لوگ تو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، مسلمان زکوٰۃ اگر لیتے ہیں تو ان کی نظر میں یہ ایک جرم ہے۔ اب یہ جرم جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ دیگر مذاہب کے اندر بھی اس طرح کے معاملات رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے ایک الحمدللہ کتاب چھاپی۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک کتاب یہ چھاپی، قدیم یہودی فرقوں کی تاریخ۔ یہ پاک و ہند کی پہلی کتاب ہے جو یہودی فرقوں کو ڈیفائن کرتی ہے، کہ خالی مسلمانوں کے فرقے نہیں ہیں، دیگر مذاہب کے اندر بھی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے ہندو فرقوں پہ کتاب چھاپی، اسی طریقے سے ہم نے مسیحی فرقوں پہ کتاب چھاپی۔ اولین کتابیں ہیں پاکستان کے واحد اس ادارے کی کاوش ہے کہ انہوں نے ہر مذہب اور ہر مسلک سے بالاتر ہو کر کتابیں چھاپی ہیں۔ اور پھر ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے ایک کام کیا ہے تفسیروں میں انحراف کے حوالے سے، کہ جیسے کہ تفسیر پہ جدید اقلیت پسندوں کے جو اعتراضات ہوتے ہیں یا ان کے اشکالات ہیں، اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے کام کیا۔ اس پر ابھی تک ہماری 5 کتابیں آ چکی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک کام ہمارا ابھی اور آیا ہے، یہ بھی پاکستان کا پہلا کام ہے، قرآن مجید ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ یہ محققین کے لیے ہے کتب، جو کہ بہت ہی لاجواب انتخاب ہے لوگوں کے اعتبار سے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ، اور اس پر ابھی تک ہمارے 18 سے 19 ٹائٹل آ چکے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ کی اتنی کتابیں ہیں اور آپ کا کام ہے، کام کے حوالے سے تو آپ نے بتایا، یہ بتائیے گا کہ آپ کے ادارے کا نام کیا ہے؟ اور یہ تو دیکھیں اس وقت تو نمائش میں ہم موجود ہیں تو آپ سے ملاقات ہو گئی، سارے سال آپ سے رابطے کا کیا ذریعہ ہے یہ بتا دیجیے گا، اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی بتا دیجیے گا۔ دیکھیں میری دکان ہے اردو بازار میں ادارہ تحقیقات کے نام سے، فیس بک پیج ہے بسم اللہ بک ہاؤس کے نام سے، اور میرا رابطہ نمبر ہے 031228467175، جس پر میرے مکتبے کی ایک خاصیت ہے کہ واحد پاکستان کا مکتبہ ہے جہاں پر ہر مسلک اور ہر مذہب کی کتاب مل جائے گی آپ کو، بشرط یہ ہے کہ انسان ہونا چاہیے سامنے والا۔ خریدنے والا ہونا، نہیں انسان ہونا چاہیے، پڑھنے والا، ہاں نہیں بڑے مسئلہ یہ انسان ہو۔ بزنس والی بات یہ ہے نا کہ خریدنے والا، وہ میں نے انس بھائی نے بنا دیا۔ چلے بہت شکریہ سر۔ بہرحال ہم یہ کہیں گے کہ مطلب آپ آئیں، پھر آپ کو چائے پینے کی طلب ہو، کچھ کھانے پینے کا ارادہ ہو، پھر دوبارہ وزٹ کرنا ہو تو آپ بیٹھ کے یہاں پہ کھا بھی سکتے ہیں۔ ہاں مطلب ہے کہ یہ جو ہے پیٹ بھرنے کے حوالے سے، جیسے ہمارے جیسا بندہ اگر آئے گا نا تو اس کو تقریباً تو 6-7 گھنٹے چاہیے یہاں گھومنے کے لیے۔ ابھی تو یہ شاہ رخ بھائی کے ساتھ ویلوگ میں ہم آ گئے اور ہم جو ہے نا وہ باغا باغی میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ اگر ہم یہ بات ہے کہ جس کو شوق کھڑے ہوں گے تو پھر جو ہے نا وہ جب تک مکتبے سے پیٹ نہیں بھرے گا ہلیں گے نہیں۔ یہ تو بات ہے، یہ تو بات ہے بھائی کہ جن کو ذوق ہوتا ہے تو وہ پھر کتابوں میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس لیے اگر کوئی مطلب مطالعے والا شخص ہے تو اسے تو میں مشورہ دوں گا صبح آئے، نماز پڑھنے کا بھی انتظام ہے، یہاں نماز بھی پڑھے، کوئی دوبارہ گھسے، رات 8-9 بجے تک بیٹھا رہے یہیں پہ، تاکہ مطلب خرید نہ ہو تو خریداری بھی اچھی ہو اور مطالعہ کرنا ہو تو مطالعہ بھی اچھا ہو جائے۔ اچھا، آج پہلا دن ہے، اس اعتبار سے رش جو ہے نا کم ہے، ظاہر ہے کہ پہلے دن رش کم ہوتا ہے اور جیسے جیسے اس کے دن گزرتے جاتے ہیں رش بھی بڑھتا جاتا ہے۔ میرا مشورہ یہ اس سلسلے میں ہے کہ اگر آپ آنا چاہیں تو صبح 10 بجے آ جائیں، آپ کو رش کم ملے گا۔ کل جمعہ ہے تو شام تک رش کم ہوگا، پھر شام کے بعد 4 بجے 5 بجے کے بعد کل سے رش بڑھنا شروع ہوگا، اور ہفتہ اتوار تو آپ شام میں نہ پوچھیں، ہفتہ اتوار نہ پوچھیں۔ ہاں، اور پھر پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے کہ اتوار کو یہ ہفتے کی بات ہے، باہر لائنیں لگی تھی، اندر گھسنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا رش تھا۔ اچھا، یہ کبھی نہیں دیکھا کہ اس نمائش میں کبھی ایسا ہو گیا نمائش فلوپ ہو گئی؟ ہم باہر آ گئے بھائی، صحیح ہے، ہم باہر آ گئے، ہم باہر آ گئے ہیں، اور یہاں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ یہ نمائش جو ہے کبھی فلوپ ہو گئی ہو نا؟ نہیں سالوں سے کبھی جو ہے سنا نہیں۔
اور یہ فلوک نہ ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابھی بھی کتابوں کا شوق باقی ہے. جی جی جیسا کہ مشہور مقولہ ہے کہ جو نا یہ صدی کتابوں کی آخری صدی ہے. اگر ہو تو بہرحال اتنے لوگ تو ہیں کہ جو کتاب پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں. اگلی صدی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بچے گا. ہاں ہاں بچے گا بچے گا. کتابیں نہیں پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے, کتابیں تو رہیں گی. ہاں کتابیں تو رہیں گی. بات ہو رہی ہے. ہاں اچھا جی. ہاں تو بھائی اس ویلوگ کو یہاں کرتے ہیں اختتام, اندھیرے میں آ گئے ہیں, ادھر مڑ جاؤ نا, لائٹنگ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں تھوڑا اس کو گھما لیں, ایسے کر لیتے ہیں. چلے جی. تو بھیا یہاں ہم کر رہے ہیں اپنے اس ویلوگ کا اختتام. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم کل یعنی کہ 13 دسمبر تک اپلوڈ کر دیں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ کر اور پھر اس میں وزٹ بھی کر سکیں. احمد رضا گھانچی صاحب کی بھی چھٹی ہو گئی ہے, یہ بھی گھر کی طرف نکل رہے ہیں, ہم بھی گھر کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, اللہ حافظ, السلام علیکم.